सो इसका एमसीक्यूज देखोगे ना, सो थियोरेटिकल एमसीक्यूज है कुछ 46 और उसके बाद प्रैक्टिकल एमसीक्यूज है। सो ये 1 to 46 करना है। सो फर्स्ट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप है ना 1 से लेकर 15 तक, 1 से 15 पहले 15 एमसीक्यूज जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग ट्राई करो पहले अपने आप। इसमें दिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर और डेट। तो खाली इक्विटी का कॉस्ट या खाली डेट के कॉस्ट को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज सी। बराबर है। फिर आपका जो सेकंड है एमसीक्यू, दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज कंप्यूटेड, मतलब के निकालते हैं बाय डिवाइडिंग डिविडेंड, डिविडेंड को डिवाइड करते हैं बाय मार्केट प्राइस। तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? इट इज नॉट प्राइस अर्निंग, नाइदर एडजस्टेड डिविडेंड, नाइदर एडजस्टेड प्राइस, डिविडेंड यील्ड बोलते हैं। क्योंकि डिविडेंड यील्ड हम लोगों ने रेशियो टॉपिक में भी किया था। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर ऑन मार्केट प्राइस, और ये डिविडेंड पर शेयर अपन मार्केट प्राइस ही है। सो सेकंड का आंसर डी। थर्ड, in weighted average cost of capital, a company can affect its capital cost through what? Policy of capital structure. Yes, देखो पॉलिसी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर से कैसे क्यों फर्क पड़ेगा। समझो एक कंपनी का डेट और इक्विटी 10 लाख है, उसमें से 5 लाख डेट है, 5 लाख इक्विटी है। इस पे 10% कॉस्ट है, इस पे 20% है। तो 5 लाख का 10% 50,000, 5 लाख का 20% मतलब 1 लाख। सो ये 1,50,000 हो गया। Now KO will be 1,50,000 on 10 lakh, और परसेंटेज प्रेस करें तो 15%। अगर मैं इस पॉलिसी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करूंगा, ये स्ट्रक्चर को चेंज कर दूंगा, और मैं 5-5 लाख के बदले समझो मैं 6 लाख और 4 लाख करता हूँ, मतलब ये 5 लाख के बदले
6 लाख और ये 5 लाख के बदले 4 लाख। तो अभी 6 लाख का 10% इधर होगा 60,000, 4 लाख का 20% इधर होगा 80,000, 60 प्लस 80 1,40,000। तो अगर ये चेंज हो गया तो केओ भी चेंज होगा कि नहीं? सो विल पॉलिसी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज माय अफेक्ट माय कैपिटल कॉस्ट? यस। विल पॉलिसी ऑफ डिविडेंड ऑल्सो अफेक्ट माय कॉस्ट? यस। क्योंकि अगर मैं डिविडेंड चेंज करता हूँ, मैं 20% के पहले 30% देता हूँ डिविडेंड, तो अगर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, बराबर है। ये अगर 4 लाख का 20% में 30% होगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। सो डिविडेंड इज ऑल्सो अफेक्टिंग योर कैपिटल कॉस्ट। या पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हम लोग इन्वेस्ट ज़्यादा रिस्की वाले एसेट में करेंगे तो पब्लिक या इक्विटी शेयरहोल्डर हमसे ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेगी, तो वो अपना के ज़्यादा मांगेगी। अगर हम लोग कम रिस्की वाले इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर पब्लिक हमसे कम पैसा एक्सपेक्ट करेगी, तो उनका के कम होगा। सो पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो अफेक्ट अवर कैपिटल कॉस्ट। सो इट शुड बी करेक्ट डी, ऑल ऑफ देम, 1 2 3। Fourth, which of the following is correct formula to calculate cost of equity under dividend yield method? Dividend yield method मतलब यही वाला, तो dividend per share upon market price, मतलब इसको बोलते हैं D1 upon P0। सो आंसर हो गया A। Fifth, cost of capital is equal to required rate of return on equity in case if investors are only। अब समझो, लेट्स से खाली कंपनी में 10 लाख रुपए चाहिए और पूरा पैसा 10 लाख रेस किया इक्विटी के थ्रू, डेट ऐसा कुछ है ही नहीं। अब समझो इक्विटी को 10% चाहिए, 10 लाख का 10% 1 लाख, सो टोटल भी 1 लाख हो गया। अब केओ कितना होगा? 1 लाख डिवाइड में 10 लाख करेंगे तो वापिस यही 10% आएगा। सो इन लोग बोल रहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इज इक्वल टू रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन इक्विटी। व्हाट इज द इक्विटी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न? 10%। सो केओ इक्वल टू के, ये ऐसा कब होता है? ये तभी होता है जब एक ही सोर्स है। जब खाली इक्विटी से पैसा लिया होगा ना, तो जो इक्विटी को रिटर्न है वही हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रिटर्न होगा। सो वो पूछे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी इन केस इफ इन्वेस्टर्स आर ओनली हुम। खाली इन्वेस्टर्स कौन होने चाहिए? इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब कॉमन स्टॉक होल्डर्स। कॉमन स्टॉक होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं। बी, which of the following method uses beta in calculation of cost of equity? तो ये आज ही हमने किया, इसको बोलते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, उसमें हम लोग बीटा यूज करते हैं। बी, मार्जिनल कॉस्ट, ये भी किया था हमने। इट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ न्यू फाइनेंस। यस, नए फाइनेंस का केओ होता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं। इट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी वांट्स टू रेज फर्दर फाइनेंस। यस, इट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एन एडिशनल रुपी ऑफ कैपिटल। Yes, so correct answer is D, all of them. एक मैंने शायद कुछ मिस आउट कर दिया। थर्ड का D, फोर्थ का A, अच्छा फिफ्थ नहीं है, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन ही नहीं है ना। तो ये है सिक्स्थ का आंसर। ये सेवंथ का आंसर, ये एट्थ का आंसर। ओके, नाइन्थ, बॉन्ड रिस्क प्रीमियम इज, मतलब रिस्क प्रीमियम, वो जो मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है, इज एडेड टू द बॉन्ड यील्ड, क्योंकि वो रिस्क फ्री होता है। टू कैलकुलेट, वो किसके लिए होता है? कॉस्ट ऑफ ऑप्शन? नो। कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी? यस, एई के कैलकुलेशन में हम लोग करते हैं, रिस्क प्रीमियम ऐड करते हैं, रिस्क प्रीमियम। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में ऐसा नहीं होता है, कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल में नहीं होता है, तो इसका आंसर बी है। 10th, cost of equity or debt is called specific cost of capital. बराबर। When specific costs are combined, then we arrive at overall cost of capital. Statement 2 दिए, where earnings, dividend and equity share price all grow at same rate. तो cost of equity may be computed by dividend growth model. Yes, we can do that. Statement 2, when रिस्क फ्री रेट इज एडेड टू मार्केट रिटर्न। अब ये देखो, रिस्क मार्केट रेट ऑफ रिटर्न रिस्क प्रीमियम, रिस्क फ्री रेट इज एडेड टू मार्केट रिटर्न, रिस्क प्रीमियम इज अराइव्ड। रिस्क प्रीमियम कैसे आता है? मार्केट रिस्क प्रीमियम RM माइनस RF।
सो मार्केट रिटर्न में से रिस्क फ्री निकालना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, और ये बोल रहा है रिस्क फ्री रिटर्न इज एडेड टू मार्केट रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न इज एडेड टू मार्केट रिटर्न, तो ये मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है। नहीं, ये नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है लेकिन सेकंड रॉन्ग है, सो करेक्ट आंसर इज सी। स्टेटमेंट 2 is false but statement 1 is true. 12th, interest rate, tax rate and market risk premium are factors which, मतलब इंटरेस्ट रेट्स हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बैंक्स डिसाइड करती है या इंडस्ट्री डिसाइड करती है। टैक्स रेट हमारे ऊपर नहीं होता, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और मार्केट में क्या प्रीमियम चलेगा वो भी मार्केट डिसाइड करता है। सो इट इज दीस आर द फैक्टर्स व्हिच फर्म कैन नॉट कंट्रोल। डी। 13. In calculating the cost of individual component of a firm's financing, corporate tax is important to which cost? टैक्स रेट केपी में नहीं काम आता है, टैक्स रेट इक्विटी में काम नहीं आता है, तो टैक्स रेट कौन से कॉस्ट कंपोनेंट कॉस्ट में काम आता है? सिर्फ एक में, डेट में। डेट में टैक्स से फर्क पड़ता है। बी। 14. The rate of return on its existing assets that a firm must earn to maintain the current value of the firm's stock is called as what? मतलब जितना कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ना, उतना कॉस्ट है तो उतना तो कंपनी को कमाना ही पड़ेगा, तब जाके कंपनी अपना मार्केट प्राइस को मेंटेन कर सकती है। उतना कॉस्ट है मतलब उतना तो उनको देना है, तो उतना तो कमाना ही पड़ेगा, और तब जाके तो हम लोग का प्राइस मेंटेन रहेगा। अगर हम उससे ज्यादा कमाएंगे तो हमारा मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा शेयर्स का, और अगर हम कम कमाएंगे तो मार्केट प्राइस कम हो जाएगा। सो अगर मेंटेन करना है अपने को हमारे फर्म की स्टॉक की वैल्यू, तो हमको जितना WACC है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उतना तो कमाना ही पड़ेगा, तो सी। और 15, ईवा मेजर्स व्हाट? एक्सेस व्हाट? रिटर्न ओवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवर द कॉस्ट है ना, सो इसका आंसर बी। इज दैट क्लियर? फर्स्ट 15 हो गए, अभी आप लोग 16 से 30 करो।
16th एक एक करके देखते हैं। WACC कैन बी यूज्ड एज द रिक्वायर्ड रिटर्न, मतलब इतना रिटर्न कमाना चाहिए फॉर ऑल द न्यू प्रोजेक्ट्स विथ सिमिलर रिस्क टू दैट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। मतलब क्या, जो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी होगी उनका जो WACC है, मतलब उन लोग जो KO उनका आता है, वो हम लोग हमारे न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं विथ सिमिलर रिस्क। बराबर, अगर वो जितनी कंपनी वो रिस्की उतना अगर हमारा भी प्रोजेक्ट रिस्की है तो हम उनका जो KO है वो हमारे लिए भी यूज कर सकते हैं कि भाई इतना कॉस्ट तो हमको भी लगेगा और उतना हमको कमाना पड़ेगा। करेक्ट, ये तो राइट है। दूसरा देखते हैं, एन इंक्रीज इन रिस्क प्रीमियम विल डिक्रीज द WACC, मार्केट रिस्क प्रीमियम। अब देखते हैं बात डेट और इक्विटी। समझो 10 लाख में 5 लाख 5 लाख है, ये 10% है, और ये KE कैसे आता है, समझो RF प्लस बीटा RM माइनस RF। समझो ये है 5 प्लस ये है 2, ये है 12 माइनस 5, समझो RM 12 है, ये माइनस 5, 7 इंटू 2 14 प्लस 5 19। 5 लाख का 10% 50,000, 5 लाख का 19% 95,000, तो ये 1,45,000 होगा। सो KO विल बी 1,45,000 ऑन 10 लाख, और परसेंटेज प्रेस करेंगे तो 14.5%। अब इन लोग बोल रहे हैं इंक्रीज इन द रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना है इधर, 7, ये 7 है ना, RM माइनस RF। अगर ये बढ़ जाएगा, इससे हमारा विल टेंड टू डिक्रीज द WACC, उससे WACC कम हो जाएगा। तो ये समझो 7 है ना, उसके बदले मैंने समझो 6 ले लिया, 12 माइनस 5 7 के बदले 6 ले लिया। सो 2 6 12 प्लस 5 17 हो जाएगा। 17 होगा तो 5 लाख का 17% 85,000 होगा। 50,000 प्लस 85 1,35,000 होगा। 1,35,000 अपॉन 10 लाख 13.5% हो जाएगा। तो अगर ये रिस्क प्रीमियम, अच्छा इंक्रीज बोले, सॉरी, इंक्रीज इन द रिस्क प्रीमियम, ये समझो 8 लिया, 7 के बदले 8, तो 5 8 टू 16 प्लस 5 21, तो 5 लाख का 21% हो जाएगा 1,05,000। 50,000 प्लस 1,05,000 1,55,000, 1,55,000 अपॉन 10 लाख 15.5%। तो अगर मार्केट का रिस्क प्रीमियम बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली KO भी बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि मार्केट रिस्क प्रीमियम बढ़ेगा तो WACC कम होगा। रिडक्शन इन रिस्क विल इंक्रीज द WACC। अच्छा देखो, रिस्क कम होगा तो शेयर होल्डर कम रिटर्न मांगेगा, शेयर होल्डर ये कम रिटर्न मांगेगा, 19 के बदले और कम कर देगा, तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कम होगा। एक्चुअली ज्यादा रिस्क होता है तो ज्यादा रिटर्न मांगोगे, कम रिस्क में कम मांगोगे। सो रिडक्शन इन रिस्क से हमारा कॉस्ट भी कम होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। WACC विल डिक्रीज व्हेन टैक्स रेट डिक्रीजेस। अब देखो ये भी रॉन्ग है। KD का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट माइनस टैक्स बेनिफिट अपॉन प्राइस। समझो 100 रुपये का लोन है, 10 रुपये इंटरेस्ट है, टैक्स रेट है 40%, मतलब 4 रुपये। सो 10 माइनस 4 6 अपॉन 100 6%, और समझो इधर मैं 6% एक रीजन। WACC विल डिक्रीज व्हेन टैक्स रेट डिक्रीजेस। अगर टैक्स का रेट कम हो गया 40% के पहले 30%, तो ये 3 हो जाएगा, 10 माइनस 3 7% हो जाएगा, और ये 7% होगा 6 के पहले 7, तो ये तो और कॉस्ट बढ़ेगा ही ना। तो WACC विल डिक्रीज नहीं होगा, WACC विल इंक्रीज होगा व्हेन टैक्स रेट डिक्रीजेस। तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट राइट है, सिर्फ एक, ए। 17, if a company's EVA is negative, it is destroying shareholders' wealth, even though it is reporting positive and growing EPS। अब देख लो, यहाँ पर EVA नेगेटिव है, भले उसका EPS पॉजिटिव है, बराबर है, या रिटर्न ऑन कैपिटल पर जो भी है, तो वो नेगेटिव EVA मतलब हम लोग को जरूरत से ज्यादा नहीं, जरूरत से कम कमा के दे रहे हैं, तो मेरी वेल्थ कम ही कर रहा है ना। तो ये स्टेटमेंट राइट है 17 का। It is destroying overall cost, no. It is increasing overall cost, no. It is increasing overall cost which can be adjusted by risk, no. Correct answer is A. It is destroying shareholders' wealth. 18, the EVA term EVA is used as economic value added, B.
19, market values are often used in computing KO, weighted average cost of capital, because ज्यादा मैंने बताया था बुक वैल्यू से ज्यादा प्रीफर्ड होता है मार्केट वैल्यू, बिकॉज दिस इज सिंपलेस्ट वे नहीं, दिस इज रिक्वायर्ड बाय सेबी, ऐसा कोई नहीं, दिस इज अ कॉमन मिस्टेक नहीं, दिस इज कंसिस्टेंट विद द गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू. 20, dash enhances market value of shares and therefore equity capital is not free of cost. इक्विटी कैपिटल पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि उस पर हमको हर साल डिविडेंड देना पड़ता है. सो डैश एनहांसेस मार्केट वैल्यू एंड देयरफॉर इक्विटी कैपिटल इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. तो व्हाट एनहांसेस मार्केट वैल्यू, इट इज द डिविडेंड. 21, consider statement given below. A debt equity ratio of 2:1 indicates that for every 1 unit of equity company can raise 2 units of debt. ये true है. The cost of floating a debt is greater than cost of floating an equity. State true or false? नहीं, हमेशा देखो डेट कम रिस्की होता है और इक्विटी ज्यादा रिस्की होता है. तो ज्यादा रिस्क होगा तो उसके लिए पैसा रेस करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो रिस्की है तो मुझे कन्विंस करना पड़ेगा काफी लोग, भले रिस्की है लेकिन फिर भी आप इसमें इन्वेस्ट करो, बराबर है. सो हमेशा पब्लिक का एक्सपेक्टेशन भी इक्विटी शेयर में ज़्यादा होगा क्योंकि रिस्क ले रहे हैं, और इसीलिए उसमें उसको रेस करने का कॉस्ट भी ज़्यादा होगा. तो कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग डेट इज नॉट ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग इक्विटी बट इट इज लेस. तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है लेकिन पहला वाला ट्रू है. सो इसलिए डी इज द राइट आंसर. 22, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बेस्ट एस्टिमेट फॉर फर्म्स प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट. ये मैंने आज ही बताया था. प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, इट इज एक्चुअली इनसे करंट यील्ड टू मैच्योरिटी. मतलब क्या, आप जब तक मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो आपको क्या मिलता है, तो हर साल इंटरेस्ट भी मिलता है और हर लास्ट में कैपिटल गेन भी मिलता है. सो वो इंटरेस्ट प्लस कैपिटल गेन, ये मैंने इधर बताया लास्ट के लेक्चर में कि ये प्री टैक्स होता है. माइनस टैक्स करने के तो पोस्ट टैक्स होता है, और जो माइनस टैक्स के पहले प्री टैक्स होता है. तो इसमें इंटरेस्ट और कैपिटल गेन दोनों है. ये होता है यील्ड विच यू आर गोइंग टू अर्न इफ यू होल्ड इट टिल मैच्योरिटी. ठीक है. सो 22 का आंसर सी है. 23, ईवा इज, उसका फॉर्मूला सी है, नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू डब्ल्यूएसीसी. 24, एन इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विल इंक्रीज के डिक्रीज. और केपी का फॉर्मूला होता है प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस. समझो प्रेफरेंस डिविडेंड का मार्केट प्राइस है 100 रुपये और डिविडेंड है 12 रुपये, तो इसका आंसर 12% होगा. अगर मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू, इसको मैं 120 कर रहा हूँ, ये 12 रिमेनिंग द सेम. सो 12 डिवाइड बाय 120 और परसेंटेज करोगे तो 10% हो जाएगा. सो अगर मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कम हो जाएगा. सो डी. 25, कैपिटल स्ट्रक्चर रेट्स आर बेस्ड ऑन व्हाट. जनरली किस पे डिपेंड होता है, इक्विटी के मार्केट वैल्यू और डेट के फेस वैल्यू पे, कि इनिशियल वैल्यू ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी, के डिविडेंड एंड बॉन्ड यील्ड, के मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी. सो जनरली हम लोग मार्केट वैल्यू लेते हैं, डेट और इक्विटी ये सब का मिला के. सो डी. 26, एवरेज ऑफ firm's cost of equity and cost of debt after tax cost of debt that is weighed based on firm's capital structure. So debt का KD और KE के बेसिस पे जो ओवरऑल कॉस्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. 27, which of the following can be taken to improve EVA. अगर हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो बढ़ेगा तो हमारा सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो EVA बढ़ेगा. यस. Change the capital structure by substituting lower cost debt for higher cost equity. अगर हायर कॉस्ट इक्विटी, जो मतलब इक्विटी पे जो महंगा है कॉस्ट वाला, उसको सब्स्टिट्यूट करते विथ लोअर कॉस्ट डेट, मतलब ऐसा डेट जिसपे हमको कम देना पड़ता है. तो सोचो ना, मैं अगर समझो इक्विटी वाले को 20% दे रहा हूँ और डेट वाले को 10 ही दे रहा हूँ, और मैं ना इक्विटी वाले का पार्ट हटा के इक्विटी वाले को क्या कर रहा हूँ, मैं डेट ले रहा हूँ 10% पे और इक्विटी वाले को रीपे कर रहा हूँ. तो मैं तो देखा जाए तो 10% बचा ही रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 पे लेके 20 वाले को रीपे कर रहा हूँ. इससे मेरा प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या होगा, बढ़ेगा, तो मेरा ईवा भी बढ़ेगा. सो ईवा इंप्रूव करने के दोनों तरीके हैं, ए और बी. तो करेक्ट आंसर भी सी, बोथ ए एंड बी. बस लास्ट 3.
28. Sam Toys is considering and developing a new board game for children. The project is similar to the risk of the current business. The firm maintains a debt equity of 0.40 and retains all profit to fund the growth. How should the firm determine cost of equity? अब इस केस में के ही निकालना है. So by adding market risk premium to the cost of debt, ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं होता. रिस्क प्रीमियम ऐड तो होता ही नहीं है, माइनस होता है. मार्केट रिस्क प्रीमियम किस में ऐड होता है? रिस्क फ्री रेट पे, आरएफ पे. वो तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट में नहीं होता. बाय मल्टीप्लाइंग रिस्क मार्केट रिस्क प्रीमियम विथ 1 माइनस 0.40, ऐसा नहीं होता है. डिविडेंड ग्रोथ मॉडल कब यूज करते हैं? जब देखो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का मैंने बताया था D1 अपॉन P0 प्लस G, और G किसकी वजह से होता है? बैलेंस ट्रांसफर टू रिजर्व्स इनटू ROE. अब उसके लिए D1 होना जरूरी है, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अब इसमें क्या बोला है? कंपनी रिटेन्स ऑल इट्स प्रॉफिट टू फंड द फर्म्स ग्रोथ. मतलब कंपनी जितना भी कमाती है वो पूरा रिटेन कर लेती है, मतलब कुछ भी डिविडेंड नहीं देती है. अब जब डिविडेंड ही नहीं देगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, डी नहीं है. तो CAPM में डिविडेंड की जरूरत है नहीं, तो CAPM यूज करिए. अच्छा 29 एक बार पेंडिंग रखता हूँ. 30. All else constant, which of the following will increase the firm's cost of equity? If the firm computes cost using security market line, मतलब वो CAPM वाला, assuming that the firm pays a dividend of 1 rupee and has a beta of 1.2. बीटा देखो मैं अभी समझो CAPM बोले, एक मैं एग्जाम्पल लगाऊँ. समझो ये है 5, बीटा बोला 1.2, ये है 10 माइनस 5. 5 इंटू 1.2 होता है 6, 6 प्लस 5 11%. अब ये लोग बोल रहे हैं किससे कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा? रिडक्शन इन डिविडेंड. बताओ डिविडेंड रिड्यूस करेंगे उससे इसमें क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं. इंक्रीज इन डिविडेंड, इसमें डिविडेंड है ही नहीं, तो इंक्रीज करो तो भी इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. रिडक्शन इन मार्केट रिटर्न, ये RM, अगर ये कम हो जाएगा, देखो अगर ये कम हो गया ना 10 के बजाय 9 हो गया समझो, तो 4 इंटू 1.2 4.8 होता है, प्लस 5 9.8 हो जाएगा. तो ये तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम हो जाएगा. इन्होंने बोला है हम लोग को कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बढ़ाना है, तो C भी रॉन्ग है. D, और रिडक्शन इन रिस्क फ्री रेट, अगर रिस्क फ्री रेट में कम कर दूंगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा. देखते हैं. समझिए 5 को 4 कर दिया, 10 माइनस 4, 6 इंटू 1.2 7.2, 7.2 प्लस 4 11.2. हाँ, तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गया. सो किससे बढ़ेगा? D से. 29 मैंने पेंडिंग रखा है क्योंकि वो मैंने सिखाया नहीं है. आप लोग है ना 31 से 45 ट्राई करना. विल डू फ्रॉम 31 से लेकर 46 तक. तक 31 में से डैश रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमिक प्रॉफिट जनरेटेड बाय बिजनेस above the minimum return required by all providers of capital. तो profits generated over and above
द कॉस्ट, मतलब मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड बाय प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, मतलब जिन्होंने पैसा दिया है। आज किनसे पैसा लेते हैं? डिबेंचर होल्डर से पैसा लेते हैं और इक्विटी होल्डर से लेते हैं। मतलब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में जो सामने वाला, मतलब यू आर द डिबेंचर होल्डर या यू आर द इक्विटी होल्डर, आपसे मैंने पैसा लिया है, तो आपका जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट करोगे उतना मुझे देना पड़ेगा, तो मेरे लिए वो कॉस्ट होता है, दैट इज KO। इससे ऊपर मैं कुछ कितना कमा रहा हूं उसको क्या बोलते हैं? इसके ऊपर मैं जितना कमा रहा हूं, मतलब नेट प्रॉफिट माइनस दिस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू KO, दैट इज नथिंग बट योर ईवा। सो 31 का आंसर है बी, ईवा। 32, अ फर्म्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जनरली इक्विटी का जो कॉस्ट होता है, मतलब समझो मैंने डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया और दूसरा इक्विटी होल्डर से पैसा लिया, ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न किस में देना पड़ेगा मुझे? ऑब्वियसली इक्विटी पे देना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज एज कंपेयर टू डिबेंचर्स और इक्विटी व्हेन वी से, सबसे पहले जब कंपनी कमाती है ना, तो पहले इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिर कुछ प्रॉफिट बचा तो ही इक्विटी को डिविडेंड मिलेगा। जरूरी नहीं डिविडेंड मिलेगा ही, प्रॉफिट बचेगा ही, लेकिन इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, भले प्रॉफिट हो या लॉस हो। अच्छा, कंपनी जब वाइंड अप होती है तो सबसे पहले डिबेंचर का पैसा पे होगा, फर्स्ट पेमेंट, उसके बाद कुछ पैसा बचा तो इक्विटी को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सो डिबेंचर्स आर कंपैरेटिवली सेफ और इक्विटी इज मोर रिस्की। तो ऑब्वियसली जो ज्यादा रिस्क लेगा वो ज्यादा रिटर्न तो एक्सपेक्ट करेगा ही। तो कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा इज हायर देन डेट, वो तो बराबर है। अब इसमें बोला इज लेस देन द WACC, नो, हायर होगा। अनअफेक्टेड बाय चेंज इन मार्केट रिस्क प्रीमियम, नो, क्योंकि हम लोगों ने देखा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? RF, एक ये भी होता है प्लस बीटा RM माइनस RF, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। मतलब समझो RF है 6, बीटा है 2 और मार्केट रिस्क प्रीमियम है 4, तो 4 2 8 प्लस 6 14। अब ये बोल रहा है द KE जो है दिस विल बी अनअफेक्टेड बाय चेंज इन मार्केट रिस्क प्रीमियम। अगर ये मार्केट रिस्क प्रीमियम चेंज होगा तो KE पे फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ना, सिंपल। अगर ये मैं 4 का 5 हो गया तो ये 5 × 2 10, 10 + 6 16 हो जाएगा, ये तो पूरा चेंज ही हो जाएगा कैलकुलेशन। सो ये रॉन्ग हो गया, ए रॉन्ग है, बी रॉन्ग है। सी में, अभी सी और डी में, डी क्या है? इट इज KE इज लेस देन KD, ये तो मैंने अभी डिस्कस किया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी मोर देन KD, तो डी रॉन्ग है। KE इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ रेट एंड रिस्क लेवल ऑफ द फर्म, यस। अभी सिंपल है, देखो KE का एक फॉर्मूला ये भी है, D1/P0 प्लस ग्रोथ। अगर ये ग्रोथ रेट चेंज होगा तो KE भी चेंज हो जाएगा, यस। तो KE इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ रेट। हाँ, KE का एक ये फॉर्मूला भी है, इसके अंदर बीटा मतलब रिस्क होता है। अगर ये रिस्क बढ़ गया, समझो 2 के बजाय 3 हो गया, तो भी मेरा KE चेंज होगा, यस। सो KE इज हाईली डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ रेट एंड रिस्क लेवल ऑफ द फर्म, ये पार्ट राइट है। सो 32 का आंसर सी है। देन 33, द कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी शेयर्स must provide a higher expected return than the debt. Equity share should provide higher return than debt, वो तो बराबर है ना, क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर में ज्यादा रिस्क है। Because so there is less demand of stock, there is greater demand for stock, there is more risk involved in the common stock, there is a market premium for bond. तो करेक्ट आंसर क्या है? There is more risk involved in the common stock. Equity shares में रिस्क ज्यादा है, C। 34, the after tax cost of debt मतलब KD generally increases when, सोचो अगर एक फर्म का बॉन्ड रेटिंग इंक्रीज हो गया, बॉन्ड रेटिंग अच्छा हो गया, जैसे रेटिंग जो देते हैं क्रिसिल देता है या ऐसे कोई फर्म होते हैं इकरा, रेटिंग अगर अच्छा दे रही है हम लोग को, तो कंपनी की सेफ्टी लेवल अच्छी हो गई, तो कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देगी। तो अगर कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देगी तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ डेट भी कम हो जाएगा। मतलब आप सिंपल सोचो, अगर मैं एक बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ एक बॉन्ड है, बॉन्ड A और बॉन्ड B, क्रिसिल, अभी देखो रेटिंग है ना, क्या होता है? A रेटिंग्स में भी A+ बहुत अच्छा होता है, B+ ओके होता है, C+ खराब होता है। समझो इसको A+ रेटिंग मिली और इसको C+ रेटिंग मिली, ठीक है, इसको A+ रेटिंग, इसको C+ रेटिंग। रेटिंग इसकी अच्छी है, अगर इसकी रेटिंग अच्छी है तो ये सेफ है, ये रिस्की है। तो बी कंपनी को अपने बॉन्ड्स पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट रेट इधर हाई होगा और इधर लो होगा। तो अगर इंटरेस्ट इधर लो होगा तो KD भी इधर लो होगा
और इधर हाई होगा। अब ये क्या बोल रहा है, द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट मतलब केडी विल इंक्रीज व्हेन द बॉन्ड रेटिंग इंक्रीज। बॉन्ड रेटिंग अगर इंक्रीज हुआ मतलब ये हो गया बेटर हो गया, बॉन्ड रेटिंग इंक्रीज मतलब बढ़ गया, तो केडी बढ़ेगा? नो, फर्स्ट वाला रॉन्ग। सेकंड, इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, सिंपल सोचो, केडी का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट माइनस टैक्स बेनिफिट अपॉन प्राइस। समझो 100 रुपए का बॉन्ड है, 10 रुपए इंटरेस्ट है, आधा टैक्स बेनिफिट है 5, तो केडी कितना हो गया 5%। लेकिन ये अगर इंटरेस्ट रेट 12 हो गया तो उस पर टैक्स बेनिफिट 50% 6 रुपए, तो 6% हो जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो केडी भी बढ़ेगा, सेकंड रेट है। थर्ड, टैक्स रेट डिक्रीज होगा तो केडी बढ़ेगा, वो भी देख लेते हैं। समझो ये इंटरेस्ट वही है 100 रुपए और टैक्स रेट 50% था, वो 40% हो गया, तो 40% हो गया मतलब 10 का 40% 4 रुपए, तो 6 और 100 6%। अब इन टैक्स रेट कम हो गया तो भी केडी बढ़ गया, यस ये भी राइट है। बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया, अब देखो समझो इधर बॉन्ड का प्राइस था 100 रुपया, एक ये लेता हूं मैं 10 रुपया, टैक्स बेनिफिट 5 रुपया, तो 5%। अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया, समझो 100 रुपए के बदले 120 हो गया, ये तो प्राइस ही है ना, नीचे डिनोमिनेटर प्राइस होता है, ये 10 रुपया माइनस 5 रुपये सेम, तो 5 on 120। अब 5 डिवाइड बाय 120 करोगे, सो दिस विल बी लेस देन 5%, रफली 4% जितना। सो अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया तो केडी तो कम हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। तो मतलब करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड और थर्ड ही होना चाहिए। सो मतलब ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? डेट और इक्विटी, इसमें समझो ये 100 रुपया है, ये 100 रुपया है, टोटल 200 रुपया। अगर केडी है 10% और केई इज कॉस्टली देन केडी, समझो ये 20%, ये केडी ये केई, 100 का 10% 10 रुपया, 100 का 20% 20 रुपया, सो 30 रुपीज। सो केओ दैट इज WACC 30 डिवाइड बाय 200 करेंगे और परसेंटेज प्रेस करेंगे तो आपको 15% आएगा। सो यू कैन सी केई 20% जो है, इट इज मोर देन केडी 10%, एंड केई इज मोर देन WACC ऑल्सो। तो ये रॉन्ग हो गया ना, ये क्या बोल रहा है, इट इज लेस देन फर्म्स, केई इज लेस देन WACC, वो रॉन्ग हो गया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अभी 35 नंबर है, रैंक इन असेंडिंग ऑर्डर, 1 is lowest while 3 is highest, the likely after tax component cost, आफ्टर टैक्स मतलब जैसे केडी हो गया वो वैसे टाइप, तो सब लोवेस्ट वाले को फर्स्ट देना है और हाईएस्ट कॉस्ट वाले को थर्ड देना है। सो बॉन्ड्स मतलब डेट, सेकंड कॉमन स्टॉक और थर्ड प्रेफरेंस। लॉजिकल देखो, सबसे सस्ता होगा केडी, फिर प्रेफरेंस होता है और फिर इक्विटी, क्योंकि सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है पैसा, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा है, इसलिए उसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न चाहिए। तो इसका सबसे लोवेस्ट होता है, इसका हाईएस्ट होता है और इसका मॉडरेट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इफ यू सी बी में क्या है, 1 इज बॉन्ड मतलब डेट, सेकंड इज प्रेफर्ड स्टॉक मतलब प्रेफरेंस, और थर्ड इज कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी। 36, द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज कंप्यूटेड द सेम एज व्हाट। अगर आप देखोगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इज इट द प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट? नो, क्योंकि प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट मतलब होता है इंटरेस्ट। So cost of preference shares KP is not interest. ये wrong है. It is return on annuity. No. It is after tax cost of debt. मतलब KP is KD. नहीं, ये भी नहीं होता है. It is return on perpetuity. Yes, क्योंकि क्या होता है, normally preference shares जो होते हैं ना, normally जो preference shares होते हैं वो मार्केट में लिस्ट हो जाता है और वो जल्दी से रिडीम नहीं होता है। तो वो क्या होता है, दे गो ऑन फॉरेन, जब तक कंपनी उसको बायबैक नहीं कर लेती है या वो सब नहीं करती तब तक वो कंपनी का इशू रहता ही है। सो इट विल बी कॉल्ड एज रिटर्न ऑन फॉरएवर, जैसा होगा रिटर्न ऑन परपेचुअली। सो ये आपका डी हो गया। द प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट,
ये एक हम लोगों ने पहले भी एमसीक्यू की है, ये वाला प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, ये सेम वापस एमसीक्यू है. It is nothing but based on current yield to maturity. It is current yield to maturity of the firm's outstanding bonds. मतलब आंसर ए होगा. 37 ये हो गया. 38 the cost of preferred stock is equal to what? KP is equal to what? देखो KP का फॉर्मूला क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन प्राइस. और डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड यील्ड बोलूंगा, प्रेफरेंस शेयर का, सो ऑब्वियसली प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस. सो ये दोनों फॉर्मूला सेम हो गए. सो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल टू डिविडेंड यील्ड. इज इट इक्वल टू यील्ड टू मैच्योरिटी? नो. इज इट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ रेट? प्रेफरेंस शेयर्स में ग्रोथ होता ही नहीं, होता इक्विटी में होता है. प्रेफरेंस शेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइस, स्टॉक्स प्राइस. मतलब स्टॉक के प्राइस से फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है. अभी समझो प्रेफरेंस डिविडेंड 10 रुपया, मार्केट प्राइस है 100 रुपया, तो ये 10% हो गया. अगर ये प्राइस चेंज हो गया 120 हो गया, तो ये भी तो आंसर चेंज होगा. सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? ए. 39 डैश डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन नॉन डाइवर्सिफाइबल एंड रिटर्न फॉर सिक्योरिटीज. नॉन डाइवर्सिफाइबल मतलब क्या? जो डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, मतलब वो एक्चुअली होते हैं बीटा. और बीटा एंड रिटर्न, बीटा और ये रिटर्न ही ना, बीटा और रिटर्न का जो रिलेशन है वो किस में आता है? इस मॉडल को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. अभी आप 40 से लेकर 46 करो, फिर मैं बताता हूँ. 40 से लेकर 46 तक करो. ओके, तो अभी हम लोग 40 नंबर का क्वेश्चन ये डिस्कस कर रहे हैं. 40 से 46. द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट. इसमें ऑप्शन क्या आएगा? देखो, विल इट वेरी इनवर्सली टू इंटरेस्ट रेट. लॉजिकली सोचो, केडी का फॉर्मूला इंटरेस्ट माइनस टैक्स बेनिफिट अपॉन प्राइस. 100 रुपये प्राइस है, 10 रुपये इंटरेस्ट है, समझो आधा टैक्स बेनिफिट 5%. ये बोल रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन, वेरी इनवर्सली टू द चेंज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट. अगर इंटरेस्ट रेट समझो बढ़ गया, तो ये बोल रहा है, ये बढ़ गया ना इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो ये बोलता है इनवर्स वेरी करेगा, वेरी इनवर्सली. तो केडी कम होगा. देखते हैं, 100 रुपये पे 12, आधा टैक्स बेनिफिट 6%. लॉजिकली अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो केडी भी बढ़ेगा, तो सेम डायरेक्शन में जाएगा. इट विल नॉट वेरी इनवर्सली, तो ए रॉन्ग है. केडी विल जनरली एक्सीड केई इफ टैक्स रेट इज 0. नहीं, किसी भी कंडीशन में इक्विटी शेयरहोल्डर डिबेंचर होल्डर से ज्यादा ही मांगेगा पैसा, तो केडी विल नेवर बी लेस देन, नेवर बी मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो ये रॉन्ग हो गया. KD is unaffected by changes in market rate of interest. मतलब ये तो बोल रहा है unaffected, मतलब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो भी ये unaffected रहेगा. नहीं, ये तो अफेक्ट होगा. KD has a greater effect on cost of capital when the debt equity ratio increases. ये भी चेक कर लेते हैं. अब जैसे इधर हमारा ये वाला एग्जांपल में KO कितना है? 15%. हमारा डेट कितना है? कहना इसे जितना पैसा चाहिए था बिजनेस में उसका आधा है. मतलब रेशियो क्या हो गया? डेट इक्विटी. यहाँ पर डेट इक्विटी है 1:1, आधा पैसा डेट आधा इक्विटी.
अब क्या बोल रहे हैं, डेट केडी में इट हैज अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन केओ, कब, व्हेन द डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीजेस। देखते हैं, अगर ये डेट इक्विटी रेशियो बढ़ गया, समझो ये 100 के बदले 200 हो गया, तो अभी रेशियो क्या हो गया, 2:1 हो गया, टोटल इधर कितना हो गया, 300 हो गया, 200 का 10% 20 रुपया, 100 का 20% 20 रुपया, सो टोटल हो गया 40, 40 और 300 अभी, तो 40/300 करेंगे तो आपको कितना परसेंटेज आता है, कुछ अराउंड 13.33% आता है। सो ये बोल रहा है केडी हैज अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन द केओ व्हेन द डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीजेस। अब लॉजिकली जब डेट इक्विटी रेशियो बढ़ गया, सो केडी की वजह से केओ पे भी इंपैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। सो 40 का आंसर क्या होगा, डी। 41, मैच द फॉलोइंग। अभी देखो लिस्ट 1 और लिस्ट 2, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, डिविडेंड फ्लोटेशन कॉस्ट से रिलेटेड है कि रिटेन अर्निंग से रिलेटेड है कि सीएपीएम से कि ग्रोथ रेट। दूसरा बीटा, बीटा किधर आता है, इश्यू एक्सपेंस मतलब क्या होता है, कोई भी आईपीओ लाते हो खर्चा, तो वो तो अपने को मालूम फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, तो सी का आंसर 1 है तो कंफर्म है। अब सी का आंसर 1, खाली दो ही चीज में आ रहा है, बी और सी में से, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, जो बीटा है हमारा, बीटा सीएपीएम में आता है, मतलब बी का आंसर 3 है, वो भी कंफर्म है, वो दो भी बी और सी दोनों में है। डिविडेंड, डिविडेंड किस में आता है, रिटर्न अर्निंग्स में आता है, ग्रोथ रेट वाले फॉर्मूला में आता है। सो और वैसे भी जितना डिविडेंड ज्यादा दोगे, वो हमने बताया था कि डिविडेंड अगर आप ज्यादा दोगे सो ट्रांसफर टू रिजर्व्स कम होगा, और ट्रांसफर टू रिजर्व्स कम होगा तो ग्रोथ रेट कम होगा। सो डिविडेंड और ग्रोथ रेट का लिंक है, तो ए का आंसर 4 है, तो मतलब आपका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। 42, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब केओ मे बी डिपेंडेंट ऑन द फर्म्स व्हाट, केओ किस पे डिपेंडेंट है। अब बताओ, अगर ग्रोथ रेट चेंज होगा, फर्स्ट होगा ऑन द रेट ऑफ ग्रोथ, अगर ग्रोथ रेट चेंज होगा, ये चेंज होगा तो के चेंज होगा, के चेंज होगा, अगर ये चेंज होगा तो केओ भी चेंज होगा, यस। सो केओ इज डिपेंड ऑन ग्रोथ रेट, बराबर है। इज केओ डिपेंड ऑन डेट इक्विटी रेशियो, ये तो अभी किया हमने कि जब डेट इक्विटी 1:1 था तो केओ 15 था, जब डेट इक्विटी रेशियो 2:1 हो गया तो हमारा केओ 13.33 हो गया। सो केओ इज डिपेंड ऑन डेट इक्विटी आल्सो। इज केओ डिपेंडेंट ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट, यस, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा तो केपी आएगा, केपी इधर आएगा, समझो इधर केपी आएगा तो केओ भी चेंज होगा, बराबर है। और केओ के कैलकुलेशन में रिटेंशन रेशियो देखो, क्योंकि ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, बैलेंस ट्रांसफर टू रिजर्व्स इनटू आरओई। तो समझो अगर हम लोग 60% डिविडेंड देते हैं, सो ट्रांसफर टू रिजर्व 40% होता है, तो ग्रोथ रेट समझो ये है, ये 10, तो 10 का 40% ग्रोथ रेट 4 हो गया। अगर हमारा रिटेंशन रेशियो बढ़ गया, मतलब ये 85% डिविडेंड दे रहे हैं, तो ये भी 50% बचेगा, तो 10 का 50% कितना हो जाएगा, 5। ग्रोथ रेट चेंज होगा तो के ही चेंज हो जाएगा, के ही चेंज होगा तो केओ भी चेंज होगा, तो यस इट इज डिपेंडेंट ऑन रिटेंशन रेशियो आल्सो। सो करेक्ट आंसर विल बी डी, के इट इज डिपेंडेंट ऑन ऑल ऑफ देम। 43, by observing the financial market we can observe what, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली के इज मोर देन केडी, ये तो बराबर है, के इज मोर देन केडी। सेकंड, एक तो नॉर्मली के इज मोर देन केडी, ये तो बराबर है। नॉर्मली केडी इज मोर देन के, रॉन्ग है। इफ बीटा इज मोर देन 1 द सिक्योरिटी इज लेस रिस्की देन मार्केट। अब देखो ये भी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का बीटा जो होता है ना वो 1 होता है ऑलवेज। अब अगर रिलायंस का बीटा 2 है, मतलब रिलायंस इज रिस्कियर देन मार्केट, डबल चेंज हो रहा है, सो ये रिस्कियर हो गया। और अगर एसीसी का बीटा हाफ है, सो इट इज लेस रिस्की देन मार्केट। तो ये क्या बोल रहा है, इफ बीटा इज मोर देन 1 द सिक्योरिटी इज लेस रिस्की, नो बीटा इज मोर देन 1, ये वाला केस हो गया, तो दैट इज मोर रिस्की देन मार्केट, ये भी रॉन्ग हो गया। और नन ऑफ द अबव इज राइट, वो भी रॉन्ग है, क्योंकि ये तो राइट है कि के इज मोर देन केडी। सो 43 का आंसर आपका ए होगा। 44,
Which of the following statement is correct for a firm that uses debt in its capital structure? The WACC मतलब KO should decrease as the debt ratio increases. ये अभी तक प्रूव हुआ, देखो जब डेट इक्विटी रेशियो 1 था तो हमारा KO 15% था, बराबर है। जब डेट इक्विटी रेशियो बढ़ गया 2:1 हो गया तो हमारा KO कितना हो गया 13.33 हो गया। तो यहां पर क्या बोल रहा है, KO will decrease when the debt equity ratio increases, ये तो राइट है, KO will decrease when debt equity ratio increases। सेकेंड बोल रहे हैं when computing KO the weight assigned to preference stock is based on coupon rate multiplied by par value। नहीं, क्या होता है प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब कोई भी मैंने बताया था जनरली कौन सा वैल्यू लेते हैं हम लोग, मार्केट वैल्यू वेट्स लेते हैं। ये बोल रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय पार वैल्यू, तो पहले तो कूपन रेट मल्टीप्लाइड बाय पार वैल्यू नहीं होता है, जो वेट होता है वो क्या होता है, ये आपका जो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होता है इनटू मार्केट प्राइस होता है। और ये क्या बोल रहे हैं, जो अमाउंट इधर लिखते हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स का, वो क्या होगा कूपन रेट। कूपन रेट मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इनटू प्रेफरेंस डिविडेंड इधर होता है नहीं, तो ये भी रॉन्ग है। KO will decrease as the tax will decrease। अभी सिंपल सोचो, अब जैसे इधर 10% है, ये KD ऐसा होगा समझो कि समझो 100 रुपए का लोन है फॉर एग्जांपल, 20 रुपए इंटरेस्ट है, आधा टैक्स बेनिफिट है, 10 रुपए टैक्स बेनिफिट है, सो 10% और ये इधर आ रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, KO will decrease as the tax rate decreases। अगर टैक्स का रेट कम हो गया, समझो 50% के बदले 40% हो गया, सो 10 के बदले कितना हो जाएगा 20 का 40% हो जाएगा आपका 8, तो ये हो जाएगा 12, तो ये 12 होगा, ये बढ़ जाएगा तो ये भी बढ़ेगा ही ना। सो ये बोल रहा है KD will decrease when tax rate decrease, नो KD will increase एक्चुअली, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। फिर वेट ऑफ कॉमन स्टॉक used in computation of KO is based on number of shares multiplied by book value per share। हाँ वो बराबर है, वो भी चलता है, देखिए दो मेथड होते हैं, एक फेस वैल्यू, एक बुक वैल्यू मेथड होता है और एक मार्केट वैल्यू मेथड होता है। सो वहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस भी होता है, या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू बुक वैल्यू मतलब फेस वैल्यू भी होता है, ये भी होता है। सो वेट ऑफ इक्विटी शेयर्स यूज्ड इन KO इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बुक वैल्यू, ये भी राइट है। बट जनरली कौन सा राइट होता है, मैंने बात बताया था कि सबसे बेस्ट कौन सा होता है, मार्केट प्राइस। सो खाली अगर इसको मैं ऐसे समझूं कि इट इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय बुक वैल्यू ओनली, तो वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि खाली बुक वैल्यू नहीं हो सकता है, बुक वैल्यू भी हो सकता है और मार्केट वैल्यू भी हो सकता है। सो आई विल नॉट से दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इट पार्टली करेक्ट हो गया। सो अगर मुझे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, दैट इज ए। 45 पी रेशियो किसके अंदर आता है, पी रेशियो मार्केट टेस्ट रेशियो के अंदर हमने किया था, सी। लास्ट 46 मार्केट प्राइसेस चेक करते हैं। पहला बोला पी रेशियो इनटू ईपीएस। पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन ई, पी मतलब मार्केट प्राइस, ई मतलब ईपीएस, इनटू क्या कर रहे हैं ईपीएस, पीई इनटू ईपीएस, ईपीएस ईपीएस कैंसिल, तो ये क्या बचेगा मार्केट प्राइस बराबर है। दूसरा बोला ईपीएस अपॉन के। अब देखो केई का एक फॉर्मूला है ईपीएस अपॉन प्राइस, और प्राइस मतलब कौन सा प्राइस होता है, एग्जिस्टिंग के लिए मार्केट प्राइस। कैन आई ट्रांसफर दिस ईयर एंड के ईयर, देयरफॉर मार्केट प्राइस इज ईपीएस अपॉन के। ये फॉर्मूला भी हो गया, हाँ राइट है। केई का एक डिविडेंड अप्रोच का फॉर्मूला क्या होता है, D1 अपॉन प्राइस, ये प्राइस होता है, ये इधर और ये इधर आएगा, तो P0 इज D1 अपॉन के। सो ये P0 मतलब क्या, मार्केट प्राइस इज डिविडेंड अपॉन के, ये भी राइट हो गया कि ऑल ऑफ द अबव, तो तीनों राइट है, तो ऑल ऑफ द अबव, तो आपका आंसर डी है। ठीक है, ये सारे थियोरेटिकल एमसीक्यूज आपको समझ में आए। तो मैं ना एक कंसेप्ट आपको बता देता हूं पहले। एक कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है, ईवा का नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है, केपी। केपी पे, सॉरी केपी नहीं, सॉरी केआर पे है। जैसा हमने किया था कि अगर ऐसा दिया समझो
इक्विटी डिविडेंड D1, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लिख भी देना। D1 दिया है, समझो एक्सपेक्टेड डिविडेंड 10 रुपये है, प्राइस है 100 रुपया और पर्सनल टैक्स रेट 20% है। तो वो कैलकुलेट KE एंड KR। पहले KE कर लेता हूं सॉल्यूशन। KE का फॉर्मूला अभी ग्रोथ है नहीं, सो D1 अपॉन P0 फॉर्मूला होगा, दैट इज 10 अपॉन 100 और परसेंटेज प्रेस करेंगे तो आंसर 10% आ जाएगा। KR का पहला प्रायोरिटी होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है तो KR इक्वल टू KE, तो फॉर्मूला यही रहेगा। लेकिन अभी इसमें खाली एक फर्क सोचो, देख रहा हूं ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे इससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। अगर कंपनी, समझो कंपनी जितना भी कमाती है, समझो 10 रुपए कमा रही है, ये कमाया ना वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को दे देती है, 10 रुपए दे दिया, ठीक है। अगर ये शेयर होल्डर के लिए ये पैसा, समझो ये पैसा कब शेयर होल्डर के पास पड़ा है, शेयर होल्डर इसको कहीं पर इन्वेस्ट करता है, मतलब कहीं पर भी, समझो FD करता है, जो भी करता है, उसमें जो भी इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इनकम। यस, इट इज टैक्सेबल इनकम। उसमें उसको कितना भरना पड़ेगा? 20% भरना पड़ेगा। तो समझो 10 रुपये अगर इंटरेस्ट हम 10 रुपये FD करते हैं, उस पर इंटरेस्ट जो भी आए वो समझो 100 रुपये दिए, 100 रुपये के FD कर दिया, इस पर 10 रुपये इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, ये 10 रुपये पे उसको 20% टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब 2 रुपये भरना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सनल टैक्स लगेगा शेयर होल्डर को, बिकॉज वो जिसमें इन्वेस्ट कर रहा है वो टैक्सेबल इनकम है। अगर कंपनी, मतलब शेयर होल्डर को ये पैसा बाहर किधर इन्वेस्ट करेगा तो कितना कमाएगा? 8 रुपये कमाएगा 100 पे, मतलब 8% कमाएगा। तो उसको 8% भी अगर कंपनी से मिलता है तो भी चलेगा वो? यस, ऑब्वियसली चलेगा, क्योंकि उसको 8% बाहर से मिल रहा है, तो वो बोलेगा 8 भी मुझे दोगे आप तो मैं FD करने की जरूरत नहीं, पैसा आपके पास ही रखो। तो मतलब कंपनी को 10 देने की जरूरत नहीं है, रिजर्व पे 8 भी देगा तो भी चलेगा। मतलब यहाँ पर पर्सनल टैक्स रेट ना माइनस होता है खाली, लेकिन KR में होता है, KE में नहीं होता। एग्जैक्टली, तो 20% में 2 रुपये हो गया, सो 8/100 8%। सो पर्सनल टैक्स रेट रिटेन अर्निंग्स के साथ होता है KR में। ये लिख दो क्वेश्चन। और यहाँ से लिख दो। ओके, अच्छा एक और कंसेप्ट मैं बता देता हूं। सो दैट इज मार्केट वैल्यू एडेड। जैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड सीखा है हमने, वैसे सीख रहे हैं मार्केट वैल्यू एडेड, MVA, ये हेडिंग है। सो इसको मैं कंसेप्ट ऐसे समझाता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। समझो कंपनी की बैलेंस शीट में 1000 इक्विटी शेयर्स है ऑफ 10 रुपीज ईच, सो 10,000 हो गया, और रिजर्व है 30,000 और एसेट्स है 40,000। बैलेंस शीट टैली, बराबर है। अब बुक वैल्यू ऑफ द शेयर, बुक वैल्यू ऑफ द शेयर मतलब क्या? ये कोई बाहर का तो है नहीं, पूरा पैसा शेयर होल्डर का है, क्योंकि कोई डिबेंचर सब नहीं है। तो 40,000 रुपया, इट इज द वैल्यू ऑफ 1000 शेयर्स।
तो 40 रुपीज हो गया पर शेयर। लेकिन समझो मार्केट में इन शेयर्स की वैल्यू, मार्केट प्राइस इज 90 रुपीज पर शेयर। मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में 90 रुपीज ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सो बुक वैल्यू पर शेयर कितना है, मतलब बुक्स के हिसाब से 40 रुपए वैल्यू है और मार्केट वैल्यू कितना है 90। सो मार्केट वैल्यू, मार्केट में कितनी वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है, वैल्यू कितना ऐड हो रहा है, 50 रुपए ज्यादा मिल रहा है ना, तो मार्केट वैल्यू एडेड इज 50। मार्केट वैल्यू एडेड 50, ठीक है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इसके हिसाब से चाहिए तो जैसे पूरे कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी, मतलब इसका फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला बता दूं, MVA, इट इज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स, इक्विटी शेयर्स माइनस बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, दैट इज इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स। मतलब क्या, देखो मार्केट वैल्यू कैसा आएगा, 1000 शेयर्स इंटू 90 रुपीज, 90,000 हो गया, माइनस इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स कितना हो गया, 40,000 हो गया। सो मार्केट वैल्यू एडेड इज 50,000, मतलब 50 रुपए पर शेयर इंटू 1000 शेयर्स, 50,000 रुपए हो गया। सो इसका जो 29 नंबर का MCQ है इस पे डिपेंडेंट था, इसलिए मैंने पेंडिंग रखा था। मार्केट वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनीज मार्केट एंड बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू का डिफरेंस। सो 29 वाले का आंसर डी होगा। तो ये क्वेश्चन भी लिख दो आप। बुक वैल्यू इज नॉट फेस वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब इक्विटी शेयरहोल्डर्स की बुक्स में कितनी वैल्यू है। ये भी पैसा इक्विटी शेयरहोल्डर को बिलोंग करता है और रिजर्व्स भी इक्विटी शेयरहोल्डर को बिलोंग करता है। तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स को टोटल 40,000 बिलोंग करता है, तो 40,000 इज द वैल्यू ऑफ 1000 शेयर्स, तो 40 रुपीज पर शेयर, दैट इज बुक वैल्यू। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, बुक वैल्यू इज इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। Is this clear? ठीक है। सो ये टॉपिक का कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ईवा टॉपिक का थियोरेटिकल MCQs हो गया इसमें।